दोस्तों, एसपी साहब महाकुंभ प्रयागराज में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक 70 वर्षीय बूढ़े साधु बाबा पर पड़ती है, जो कि वहां पर भीख मांग रहे थे। और वह साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद एसपी साहब के पिताजी होते हैं। जैसे ही एसपी साहब उनको देखते हैं, एसपी साहब जो करते हैं, सच्चाई सुनकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मंडी जिले से, जहां दोस्तों दिनेश कुमार प्रजापति जी रहा करते थे, जिनका 10 साल का बेटा था जिसका नाम साहिल था। दिनेश जी नशे के बहुत ज्यादा आदी थे। कई साल पहले जब साहिल 2 वर्ष का था, तब उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। तब से ही दिनेश प्रजापति जी नशे के बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे। वे दिन भर मेहनत मजदूरी करते और रात में नशा करते। साहिल पर भी वे बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे, क्योंकि साहिल पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। साहिल उतने अच्छे नंबर नहीं लाता था और बाकी बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते थे। तो दिनेश जी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। वे आए दिन साहिल के साथ मारपीट किया करते थे। कई बार उसे रात रात भर के लिए घर से बाहर निकाल दिया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। साहिल की 10वीं की परीक्षा होती है और साहिल उस परीक्षा में फेल हो जाता है। और साहिल के जितने भी मित्र होते हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, वे सब बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। कुछ लोग दिनेश जी को ताना मारते हैं कि आप तो नशा करते ही करते हैं, बेटा भी नशा ही करेगा। बाप बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जब लोग साहिल की असफलता के लिए दिनेश जी को ताना मारते हैं, तो दिनेश जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे मेहनत मजदूरी करने के बाद जब रात को नशे की हालत में घर आते हैं, वे साहिल के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करने लगते हैं। साहिल पढ़ाई में कमजोर जरूर था, लेकिन वह बहुत कोशिश करता था कि वह उसके पिताजी को गुस्सा ना दिलाए। लेकिन फिर भी नशे में दिनेश जी उसे बहुत ज्यादा मारपीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, आज के बाद अब इस घर में साहिल नहीं रहेगा। उसके पिता के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आए दिन मारपीट, आए दिन घर से बाहर निकाल देना, ये सब चीजें अब साहिल को बहुत ज्यादा तंग करने लगी थी। अब जब दिनेश जी ने रात को साहिल को घर से बाहर निकाल दिया, तो साहिल यह ठान चुका था कि अब वह दोबारा एक बड़ा व्यक्ति बनकर ही इस घर में घुसेगा, वरना वह अब इस घर में कदम नहीं रखने वाला है। जैसे ही दिनेश जी साहिल को घर से बाहर निकालते हैं, साहिल तुरंत उस गांव को छोड़कर भाग जाता है और अगली ही ट्रेन पकड़कर अपने नजदीकी दूसरे जिले में जाकर वहां जो अनाथ आश्रम होते हैं उसमें रहने लगता है। कई लोग सास से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम यहाँ अकेले कैसे आए? तब साहिल उन सभी को यही जवाब देता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ और मैं किसी अनाथ आश्रम में रहना चाहता हूँ। साहिल अनाथ आश्रम में रहकर वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करता है। साहिल एक बार फिर से 10वीं की परीक्षा देता है और इस बार वह बहुत मेहनत करता है। उसे कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे शिक्षक मिलते हैं जो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं और साहिल इस बार 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है। साहिल के अनाथ आश्रम में एक बहुत अच्छी महिला रहा करती है जो साहिल का बहुत ध्यान रखती थी और उसे बहुत समझाती थी कि यदि तुम आगे चलकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम एक बहुत बड़े अफसर बन सकते हो। फिर तुम्हें यहाँ अनाथ आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारा परिवार मिलेगा, तुम्हारी शादी होगी
और तुम्हारा परिवार बनेगा। साहिल के मन में बचपन से ही कुछ बहुत बड़ा अफसर बनने का सपना था और वह इसीलिए घर छोड़कर भाग आया क्योंकि उसके पिता उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर। अब धीरे धीरे साहिल पढ़ाई में अपना ध्यान और ज्यादा बढ़ाने लगा था, लेकिन वह अनाथ आश्रम वालों पर भी बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह दिन में थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करता और रात में जाग जाग कर पढ़ाई किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब साहिल पढ़ाई में जितना कमजोर था उतना ही अब वह अच्छा होता जाता है और पढ़ाई में उसका ध्यान बहुत ज्यादा लगने लगता है। साहिल धीरे धीरे अपनी 11वीं की परीक्षा पास कर लेता है। अब समय आया था साहिल के जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान का। अब साहिल 12वीं बोर्ड की परीक्षा देता है और इस बार भी उसने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और साहिल पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर सभी को चौकन्ना कर देता है। साहिल कि इस सफलता से उसके अनाथ आश्रम में जो टीचर थे, जो बड़े लोग थे, वे बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें साहिल पर बहुत गर्व था क्योंकि साहिल उनका नाम रोशन करता था। एक अनाथ आश्रम में रहने वाला साहिल किस तरीके से पूरे ज़िले में पहला स्थान हासिल करता है, यह देखकर साहिल के अनाथ आश्रम के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। वे बहुत खुश थे और वे अब यही चाहते थे कि साहिल PIH लिखकर आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा अफसर बने। साहिल 12वीं के बाद पुलिस की भर्ती की तैयारी करता है और मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। धीरे धीरे साहिल पुलिस की भर्ती की परीक्षाएं भी पास कर लेता है और अपने शहर का एक छोटा मोटा पुलिस अफसर बन जाता है। साहिल की सफलता से उसके अनाथ आश्रम के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन साहिल मन ही मन अब भी खुश नहीं था। वह चाहता था कुछ बड़ा बनना है। छोटी मोटी पुलिस की अफसरी से उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे पूरे देश को, पूरे गांव को उस पर गर्व हो, क्योंकि बचपन से ही उसे बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। इसीलिए वह सफलता की अहमियत बहुत बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसके मन में कुछ बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनने का सपना बचपन से ही उठ रहा था और साहिल अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखता है। साहिल UPS SSSC की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देता है क्योंकि साहिल अब पुलिस में SP का पद हासिल करना चाहता था। साहिल चाहता था कि वह एक बार SP बने, फिर उसके बाद बहुत पावर भी होगी, बहुत मान सम्मान भी होगा और वह अपने देश के लिए कुछ कर भी सकता है। साहिल दिन भर जॉब करता था और रात में अपनी UPS SSSC की पढ़ाई जारी रखता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। साहिल का एक अटेम्प्ट निकल जाता है, वह परीक्षा क्लियर नहीं कर सकता। दूसरा अटेम्प्ट भी निकल जाता है, उसमें भी उसकी परीक्षा क्लियर नहीं होती। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में साहिल बहुत मेहनत करके दिन रात एक कर देता है और आखिरकार तीसरे अटेम्प्ट में साहिल अपनी UPS SSSC की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ निकाल लेता है। अब समय आया था साहिल के इंटरव्यू का। साहिल इंटरव्यू भी बहुत मेहनत से पास कर लेता है। कुछ समय साहिल की ट्रेनिंग चलती है। कुछ महीनों बाद साहिल को अपनी पोस्टिंग मिल जाती है। साहिल अपने ASP के पद पर काम करके बहुत खुश था। उसके अनाथ आश्रम के लोग भी उस पर बहुत गर्व करते थे। पूरे गांव को साहिल पर बहुत गर्व महसूस होता था। दिन साहिल अपने पिता से मिलने गांव जाता है क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। काफी समय से साहिल अपने पिता से नहीं मिला था। अब साहिल जब अपने गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी अब वहाँ नहीं रहते।
साहिल बहुत परेशान हो जाता है और गांव के लोगों से पूछताछ करने लगता है कि यहाँ जो व्यक्ति रहते थे वह कहाँ गए। तब गांव के कुछ व्यक्ति साहिल को बताते हैं कि उसके पिताजी नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे और नशे में वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे और अब वे कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, कोई नहीं जानता। ये बात साहिल को बहुत निराश करती है। वह बहुत मायूस होता है और वहां से निकल जाता है। साहिल कुछ सालों तक अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहा होता है। फिर समय आता है 2025 महाकुंभ प्रयागराज का। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, क्योंकि यह पूरे 140 सालों के बाद आया है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में साहिल को नौकरी करने का आदेश मिलता है। वहां पर साहिल को ड्यूटी करने जाना होता है। महाकुंभ की तैयारियां कई महीनों पहले से चलती आ रही हैं। लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ की तैयारियां देखने पहुंच रहे हैं। साहिल एक बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का व्यक्ति था। वह महाकुंभ में भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से ईमानदारी से दे रहा था। जब भी किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती तो साहिल खुद जाकर उस व्यक्ति से बात करता, खुद जाकर उस व्यक्ति की परेशानी और उसकी तकलीफ समझता और उससे जो भी हो सकता था उस तरीके से वह उस व्यक्ति की तकलीफ का हल निकालने का प्रयास करता था। लोग और प्रशासन साहिल की इस मेहनत से, साहिल के इस कार्य से बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, साहिल को अपने गुप्त सूत्रों से एक खबर मिलती है कि महाकुंभ की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग साधुओं का रूप बनाकर गरीब लोगों को साथ लूटमार कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्त सती वसूली कर रहे हैं। साहिल उन गुंडों को पकड़ने के लिए एक बहुत ही असरदार योजना बनाता है। वह सिविल ड्रेस में बिना वर्दी के नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर रूप बदलकर महाकुंभ में आए। वह उस स्थान पर घूमने लगता है जहां पर गरीब लोगों के साथ बहुत ज्यादा लूटमार हो रही है। तभी वह देखता है कि कुछ साधु किसी गरीब को धमका रहे हैं और उसके हाथ में से कुछ थैली छीन रहे हैं। साहिल तुरंत दौड़कर उनके पास जाता है और वहां पर जितने भी साधु होते हैं उन सभी को अरेस्ट करके थाने ले आता है। जब उन लोगों से पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि वे अधिकतर नकली साधु हैं। साधु के भेष में चोर हैं, गुंडे हैं, जो कि गरीबों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन उन्हीं में एक व्यक्ति साहिल को ऐसा नजर आता है जो चुप चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। जब साहिल उस व्यक्ति से पूछताछ करने जाता है तब भी वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। तब साहिल उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सख्त से पेश आता है और चिल्लाकर पूछता है, आप क्यों लूटमार कर रहे हैं? तब वह व्यक्ति बोलता है, हम कोई लूटमार नहीं कर रहे, हम तो असली साधु हैं। हम बैठकर भिक्षा मांग रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तब साहिल उन साधु का झाकेला चेक करता है। तभी उसमें से साहिल को उस साधु का आधार कार्ड मिल जाता है और आधार कार्ड पर नाम लिखा होता है दिनेश सिंह प्रजापति साहिल। वह आधार कार्ड देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह आधार कार्ड और किसी का नहीं बल्कि उसके अपने पिता का था, जो कि अब उस गांव में उसे मिल नहीं रहे थे। साहिल उनसे पूछता है, यह आधार कार्ड किसका है? आप इसे पहचानते हैं? तब वह साधु कहता है, यह मेरा ही आधार कार्ड है। साहिल ध्यान से उन साधु महाराज को देखने लगता है। वह उन साधु महाराज की दाढ़ी और उनके बाल हटाकर जब चेक करता है तो साहिल हैरान हो जाता है। साहिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं था। वह व्यक्ति दिनेश जी थे, जो कि साहिल के पिता थे। साहिल उनसे कहता है, पिताजी आप इस हालत में कैसे? आपने मुझे पहचाना नहीं,
लेकिन दिनेश जी अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वह साहिल को पहचान सके। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और अब बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए दिनेश जी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन साहिल दिनेश जी को बहुत सारी बातें याद दिलाता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है और दिनेश जी को दवा